हर्षा रिछारिया के राइट में 2-3 लोग बैठे हुए थे। हर्षा रिछारिया के पीछे भी एक आंटी बैठी हुई थी जो सिंदूर लगाए हुए थी। हर्षा रिछारिया के आजू बाजू और भी लोग बैठे हुए थे। वो क्यों नहीं दिखे? घेराव बना के सर्कल में हर्षा का फेस हाईलाइट किया गया था। सी, मेरे कहने का क्या मतलब है और आप मेरी बातों का क्या मतलब निकाल के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं और नेगेटिव लूं, तो आप मुझे नेगेटिव कुछ भी मत बताओ। मुझे सुनना ही नहीं है कौन क्या बोल रहा है। या तो सब गलत हो सकते हैं या तो सब सही हो सकते हैं। 9 सही और 1 गलत कैसे हो सकता है? तो आपको ये लग रहा है कि ये जस्टिस नहीं हुआ जहाँ पर एक तरफ से आपसे सवाल पूछे गए? मैं उसे किसी बड़े इंसान तक, कोई भी विद्वान है, साधु संत है, उनको आपका स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ के अगर मैं बताती हूँ, पॉलिटिशियन वाली बात कर रही है। 1-2 रिपोर्टर ने ये सारी चीजें की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। कई ऐसे खास मेहमान हमारे इस चैनल पर जुड़ते हैं जिनके इंट्रोडक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज जो हमारे बीच में खास शख्सियत जुड़ी हैं उनके इंट्रोडक्शन देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं नाम बोलूँगी वैसे ही आप समझ जाएंगे कि वो कौन है, क्या हैं। और आपको ये हम बताएं कि देखिए, थोड़ा सा अगर हम उनके पास्ट पर ध्यान दें तो वो एंकर भी रही हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो वो मॉडल भी रही हैं। यानी इस तरह से ग्लैमर की दुनिया को छोड़ वो सनातन की तरफ रुख कर चुकी हैं। सनातन में उनकी रुचि है, वो आध्यात्म की तरफ अपने आप को लेकर के जा रही हैं। जी हाँ, मुझे लग रहा है अब आप समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर हर्षा रिछारिया जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा, देखिए, जैसे मैं आपके थोड़े पास्ट पर देख रही थी और उसका इंट्रोडक्शन भी मैंने यहाँ पर दिया, तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि मैंने कहा आप एंकर भी रही, इन्फ्लुएंसर भी रही और एज वेल एज आप मॉडल भी रही हैं। अब आप सनातन की तरफ जो है अपनी रुचि लेकर के जा रही हैं, तो ऐसे में कैसे आपको बुलाया जाए? मतलब एंकर हर्षा रिछारिया या फिर मॉडल हर्षा रिछारिया या फिर अब साध्वी हर्षा रिछारिया? देखिए, मैं पहले एंकर थी और शायद एंकरिंग की वजह से मेरी हमेशा पहचान रही है। मैंने इतने साल अपने जीवन के एंकरिंग में दिए हैं, तो एंकरिंग नो डाउट मेरी एक पहचान है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। और दूसरी चीज़, जो मॉडल मुझे बुलाया जा रहा है, मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की, ठीक है। मैंने एक्टिंग की है, मैं बतौर एक्टर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मॉडल का भी टैग दे दिया। जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स ने मुझे साध्वी का टैग दिया, वैसे ही मॉडल का भी मुझे लोगों ने ही दे दिया। एंड अब जो है, जो मेरी पहचान है, वो हर्षा रिछारिया की एक सनातनी प्रचारक के रूप में है, जो सनातन का प्रचार करना चाहती है, सनातन के लिए काम करना चाहती है। तो आपका परिचय अब सनातनी प्रचारक के तौर पर हाँ जो है जी। वो लेकर के चल रहे हैं। ठीक है हर्षा, लेकिन देखिए, जब आप महाकुंभ पहुंची, आपने क्या सोचा कि आपको महाकुंभ में जाना चाहिए, और कब से आपको लगा कि आप आध्यात्म की तरफ जो है आपका ये रुझान जो है वो बढ़ रहा है, आपको उसमें रुचि आ रही है? अब ये ग्लैमर की दुनिया से आध्यात्म की दुनिया में आपको कदम रखना है, कब ऐसा लगा? सी, वैसे तो 2019 में जब मैंने योगा के लिए मैं गई अहमदाबाद, वहाँ से मेरी लाइफ धीरे धीरे टर्न होने लगी उस मोमेंट से। लेकिन मुझे लगता है कोविड पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा टाइम था ना, लॉकडाउन, कि जब सबकी जिंदगियां बदली। जी। बहुत से सुसाइड्स भी हुए। वो जो सुसाइड हुए हमारे एक्टिंग प्रोफेशन से, बहुत से एक्टर्स ने सुसाइड किए। तो तब ना दिमाग में ये आया कि हम पैसे के लिए भाग रहे हैं, हम लाइमलाइट के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी क्या इतनी छोटी है कि एक लॉकडाउन हमें मरने पे मजबूर कर सकता है। सोच के देखिए। तो वहाँ से फिर मैं और ज़्यादा मेंटली डाइवर्ट होने लगी और मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर उसी दौरान 2020 में ही मेरा पहली बार केदारनाथ जाना हुआ और वहाँ से मेरी ज़िंदगी ने बिल्कुल टर्न ले लिया। मैं डाइवर्ट होने लगी, लेकिन पिछले 2 सालों में मैं बिल्कुल उसमें समाने लगी, उसमें रमने लगी, और जो मुझे लगता है अब जाके दुनिया को बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, ये कोविड के टाइम में क्यों? क्योंकि उस वक्त में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट उनको सही से नहीं मिल पाए या फिर दवाएं जो है उनको सही टाइम पे नहीं मिल पाई। आपने सुसाइड की बात भी की है, लेकिन आत्महत्या तो इसके पहले भी लोग कर रहे थे। फिर आपको वो एहसास तब नहीं हुआ? मतलब इसके पीछे कुछ रहा?
क्या रहा? देखिए, पहले भी आत्महत्याएं हो क्योंकि रही हम थी। देखते हैं ना किसान कितने आत्महत्या करते, तो बिल्कुल। जुड़ाव उससे भी एक होता है। पहले भी आत्महत्याएं हो रही थी, लेकिन कोविड एक ऐसा टाइम था ना, इतना मैं कहूँगी सबकी लाइफ का एक ऐसा डाउनफॉल था जिसमें हर इंसान, मतलब जिसका अगर बैकअप नहीं है या जो लोन में ज़्यादा है, ये ईएमआई पे ज़्यादा चल रहा है, वो हर इंसान प्रेशर में आ गया था। किसी के ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी, किसी के ऊपर समाज को देखने की जिम्मेदारी थी, किसी के ऊपर अपना मान सम्मान, अपना इमेज बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। तो जिम्मेदारियों के नीचे सब दबे हुए थे। लेकिन कोविड के टाइम पे मुझे लगता है ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा देखी, और तब आप ये फील करते हो। और कोविड मेरे लिए ऐसा था कि मैं कभी, मतलब जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया था एज एन एंकर, एज एन एक्टर, तो मैं ना कभी एक जगह टिकी नहीं थी। हमेशा ट्रैवल करना, काम करना, घूमते फिरते काम करना। तो उस टाइम पे 4-5 महीने मैं घर पे रही। नो डाउट कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा थी, तो मुझे कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे कुछ ना कुछ काम घर बैठे भी आता रहा सोशल मीडिया के लिए, तो मुझे दिक्कत नहीं आई। लेकिन बाकी लोगों को जब मैंने देखा और मैंने इतनी डेथ्स देखी, इतनी चीज़ें देखी, तो मैं ना बहुत ज़्यादा उससे मतलब डिस्टर्ब हो गई थी। और तब मुझे लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड की एक शक्ति है, और वो शक्ति है ईश्वर की। आप उसको खुद को समर्पित कर दो, वो आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, और यही एक सच्चाई है। तो मैं कब उनमें समाने लगी, उनमें समर्पित होने लगी ना, धीरे धीरे मैं शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, जैसे मैं अब जाके समझी हूँ कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल मुझे अपनी तरफ खींच लिया है, उन्होंने मुझे कभी कुछ होने नहीं दिया है। यानी ये एहसास आप करती हैं हाँ कि जी, प्रभु की तरफ आप खींची चली जा रही हैं। बिल्कुल। चलिए, महाकुंभ से जो है, आपने इससे पहले भी बहुत सुर्खियां बटोरी हैं, चाहे आप एंकर रहीं और इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी आपके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा रहे। ऐसे में महाकुंभ में आप सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं। तो महाकुंभ से आने के बाद, महाकुंभ में क्या हुआ ये तो हम जानेंगे आपसे, लेकिन महाकुंभ से आने के बाद फिलहाल के वक्त में आपका क्या चल रहा है, और इतने दिन से आप कहाँ थी? क्योंकि वहाँ से तो आप बीच में ही चली आई थी। नहीं, मैं वहाँ से निकली हूँ 5 फ़रवरी को, 5 फरवरी को। और उसके बाद वहाँ से निकलते ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मुझे एक्सट्रीम लेवल पे पहली बार इतना भयानक वाला वायरल हो गया था, मेरी आवाज़ चली गई थी, कोविड बोल रही हूँ, कोल्ड कफ सब हो गया था। एंड इनफैक्ट अभी भी इतने दिन हो गए, ऑलमोस्ट 10-12 डेज होने को आए हैं, स्टिल मैं अभी मेडिसिन पे हूँ, मुझे टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मेरा सिर्फ ट्रीटमेंट ही चल रहा है। तो अभी मैं भोपाल गई हुई थी, भोपाल कुछ टाइम रही, वहाँ पे रेस्ट किया, माँ पापा से मिली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैं उनसे मिल के आई हूँ। अब मैं दिल्ली आई हूँ, अब मैं वापस अपने उत्तराखंड रवाना हो जाऊँगी। वहाँ जा रही हैं आप वापस से। तो उत्तराखंड में अपने दोस्तों से अब आप मिलेंगी? आप बीच में अभी तक तो उत्तराखंड गई नहीं है ना? मैं उत्तराखंड में, मेरे दोस्त नहीं है। कोई नहीं है। उत्तराखंड में मैं दोस्त नहीं बोलूँगी, लेकिन उत्तराखंड में कुछ ऐसे परिवार हैं, क्योंकि मैं वहाँ अकेली रहती हूँ, तो कुछ ऐसे 2-3 परिवार हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। तो मैं अब जाऊंगी तो उन परिवारों से मिलूंगी, उन अपनों से मिलूंगी। तो जब आप महाकुंभ में थी, ये परिवार वाले आपको फ़ोन किया करते थे? फ़ोन तो नहीं करते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी चीज़ें मीडिया पे देख रहे थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि मैं परेशान हूँ या कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। लेकिन हाँ, मैसेज करके सबने हमेशा ख्याल रखा है। ख्याल रखा है जी। आपका, और कहीं ना कहीं मैसेज भी आता है, तो इससे एक सुखद जो है अनुभव बिल्कुल। होता है। बिल्कुल। महाकुंभ में जब आप थी, तो वो फीलिंग्स कैसी थी आपकी? बहुत अच्छी। महाकुंभ मुझे पहले नहीं पता था 2024 में कि 2025 में महाकुंभ लगने वाला है। इसकी जानकारी मुझे अक्टूबर में हुई है। ठीक है, तो उससे पहले तो मैं अपने आप में, मैं ऋषिकेश रह रही थी, मैं अपनी दुनिया में गायब रहती हूँ। तो अक्टूबर में जब मुझे पता चला, तो फिर मैंने इसके बारे में कि ये तो बहुत बड़ा कुंभ लग रहा है। तो कुंभ का जब हम सोचते हैं ना, तो इस कुंभ से पहले का अगर मैं बताऊं, तो कुंभ का जब हम सोचते थे ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारा डर आ जाता था कि कुंभ का मतलब आप भीड़ में दब जाओगे, आप खो जाओगे, परिवार से बिछड़ जाओगे। एक वो हिंदी मूवीज वाला सीन चलता था हमारे दिमाग में। लेकिन
तो मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भीड़ में कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि मैं भीड़ से बहुत ज़्यादा डरती भी हूँ। तो फिर कितना पैदल चलना पड़ेगा, क्या होगा, कैसे मैं रहूँगी, और अकेली मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। बिकॉज़ मैंने ये सोचा हुआ था कि कुंभ में जाके ना मैं अलग अलग कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा आश्रमों में मैं रुक सकूँ, जितने ज़्यादा मैं साधु संतों से मिल सकूँ, ताकि मैं सबकी जर्नी, सबकी ज़िंदगी का वो सफ़र पता कर सकूँ, कौन कहाँ से अध्यात्म से जुड़ा, किसने कहाँ से टर्न लिया। तो मुझे इन सब चीज़ों में बड़ी रुचि रहती है। तो ये मुझे था, लेकिन फिर मैंने गुरुजी से बात की, मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी मुझे भी जाना है लेकिन मुझे डर लग रहा है जाने में। तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने हौसला दिया और उन्होंने बोला कि तुम साथ में ही चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि फिर तुम 1 महीने वहाँ पे रहना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बड़ी हिम्मत करके आई, लेकिन नो डाउट कि यूपी गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए हैं, और डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और डिजिटल जो महाकुंभ को दिखाया गया है, खोया पाया केंद्र बना, हर चीज़ बनी, हर चीज़, हर फैसिलिटी दी गई, सब चीज़ें दी गई। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली जो लोग थे, जो कायदे से जाके और वापस आए हैं, उनको कोई कोई तकलीफ दिक्कत नहीं हुई है। यानी वहां पर जो व्यवस्था अरेंजमेंट की बात हो रही है वो व्यवस्था बहुत अच्छी बिल्कुल। है, बहुत अच्छी है। जी। एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ रही थी आप में कि आप जब शाही जो रथ है उसके ऊपर विराजमान थी, मतलब उस पर आप बैठी हुई थी, लोगों ने बहुत तरह की उस पर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो दी हैं। हम चाहेंगे कि उसको डिस्क्राइब, या आप क्यों उस पर बैठी हुई थी, उसके बारे में हम ना बता करके आप खुद बताएं। देखिए, जहाँ तक लोगों की प्रतिक्रिया की बात है, तो मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया देना ही जिंदा होने की पहचान है। क्योंकि जो मुर्दा होता है वो तो वैसे भी कुछ रिएक्शन नहीं देता है और जब जिंदा इंसान प्रतिक्रिया देगा तो वो ज़रूरी नहीं है हर इंसान पॉजिटिव दे। कुछ लोग नेगेटिव दे के खुद की अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, सबका अपना ठीक है। लेकिन रही बात मेरी शाही रथ पे बैठने की, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुए, बहुत ज़्यादा वायरल हुए। मैंने खुद ने, मुझे लगता है बहुत लोगों ने भेजे, तो मैंने देखे 100 से ऊपर वीडियोस मैंने देखे होंगे। बट सबने ये देखा कि उस रथ पे हर्षा रिछारिया भगवा शॉल में बैठी हुई थी। हर्षा रिछारिया के राइट में 2-3 लोग बैठे हुए थे। हर्षा रिछारिया के पीछे भी एक आंटी बैठी हुई थी जो सिंदूर लगाए हुए थी। हर्षा रिछारिया के आजू बाजू और भी लोग बैठे हुए थे। वो क्यों नहीं दिखे? वो इसलिए नहीं दिखाई दिए ना क्योंकि वो एंकर नहीं थे, या फिर मॉडलिंग जो बातें उठी थी, आप भले ही इस चीज़ को डिनाई कर रही हैं कि मैं मॉडलिंग में कभी नहीं गई, वो इन्फ्लुएंसर नहीं थे ना, वो उनके फॉलोअर्स नहीं थे, इसलिए वो लाइमलाइट में नहीं आए, आप लाइमलाइट में आई हैं। नहीं, मुझे जहाँ तक याद है सबसे खूबसूरत साध्वी के जो आपको टैग है वो भी उस वक्त में दिया गया था। देखिए, वो तो मुझे दिया गया, मुझे तो इतने टैग्स दिए गए कि आधे से ज़्यादा हो सकता है मुझे ही ना पता हो कि और कौन कौन से टैग दिए गए हैं, तो थैंक्स टू ऑल। लेकिन उस रात पे मेरे अलावा बहुत से लोग बैठे हुए थे, लेकिन लोगों ने शायद सिर्फ हर्षा को देखना चाहा था, तो सिर्फ हर्षा को देख रहे थे। ऐसा घेराव बना के सर्कल में हर्षा का फेस हाईलाइट किया गया था। आपने उस चीज़ को? हाँ, वो वीडियो मैंने देखा। तो लेकिन हर्षा के साथ, हर्षा के बाजू में भी 2 न्यूज़ एंकर्स बैठी हुई थी शॉल में, और पीछे भी कुछ फैमिलीज बैठी हुई थी जो ग्रस्त जीवन से रिश्ता रखती हैं। तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये कोई चर्चा का या विवाद का मुद्दा ही नहीं है। ये बात तभी ख़त्म हो जाती है कि अगर हर्षा के साथ और भी ग्रस्त लोग बैठे हुए थे तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। बट वो अपने आप को इस तरह से एक सनातनी, मतलब सनातनी तो कहते ही है, साध्वी तो नहीं कह रही होंगी ना, अगर 2 एंकर वहां पर और बैठी हैं, न्यूज़ एंकर। मैंने किसी भी वीडियो में ये मुझे एक मिनट मुझे लगता है मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ, ठीक है। मुझसे जब पूछा गया, मैंने बोला कि मैं 2 साल से इस तरह का जीवन जी रही हूँ। इस तरह का जीवन जीने का मतलब है कि लाइक 2 साल से मैं मंदिरों में ज़्यादा जा रही हूँ, भजन कीर्तन में ज़्यादा जा रही हूँ, मैं साधु संतों से ज़्यादा मिल रही हूँ, मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ, मैं बहुत अकेले और अपनी एक अलग जोन में रह रही हूँ, ठीक है। अब उसका मेरे कहने का क्या मतलब है और आप मेरी बातों का क्या मतलब निकाल के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो तो फिर उन लोगों पे, उन व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप तो इसको क्या पॉजिटिव वे में लेकर के आप चल रही हैं, कैसे लेके आप चल रही मुझे हैं? एक बात बताइए, एक इंसान होने के नाते हाँ। कोई भी इंसान, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, वो अगर नेगेटिव में भी लेगा
तो कितने दिन ले पाएगा, फिर तो वो मर ही जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर मुझे नेगेटिव दिखा भी, मैं डाउन भी हुई, मैं इमोशनल भी हुई, तो मैं उसको भी ना कुछ ही दिन मैंने लिया। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं और नेगेटिव लूँ, तो इट्स बेटर कि मैं हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लूँ जिससे मैं खुश रहूँ। आपने ये इमोशन की बात की, आपने कहा कि नेगेटिव कुछ टाइम के लिए मैं रही, तो मैं उस पल, उस क्षण को आप जानना चाहूँगी जिस वक्त में आप सबसे ज़्यादा जो है भावुक हुई होंगी, कोई बात आपको बहुत ज़्यादा ठेस जो है वो लगी होगी। मुझे अभी भी लगती है। चलिए, मुझे आप अभी वहाँ भी से लगती कनेक्ट है। करके स्टिल अभी की भी बात बता तो दीजिएगा। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा यही लगा कि जिन चीज़ों को लेके कुछ महान जो संत हैं उन्होंने मेरे ऊपर विवाद किया, मुझे लेके टिप्पणियाँ की, तो जब ये चीज़ें आई ना सामने, तब तक मैं प्रॉपर नेटवर्क में नहीं थी, तो मुझ तक बातें, आधे से ज़्यादा बातें मुझ तक पहुँच ही नहीं रही थी। इनफैक्ट मैंने एक टाइम पर अपनी फैमिली को भी बोल दिया था कि अगर कुछ भी मीडिया में नेगेटिव आता है तो आप प्लीज़ मुझे मत बताइए, क्योंकि मैं अकेले वहाँ पे रह रही हूँ, मैं कैसे सर्वाइव कर रही हूँ, मैं कैसे सारी चीज़ों को फेस कर रही हूँ, ये मुझे पता है। और तो आप मुझे नेगेटिव कुछ भी मत बताओ, मुझे सुनना ही नहीं है कौन क्या बोल रहा है, और मैं सुन के करूँगी भी क्या, मुझे क्या लेना देना, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है। तो जिस टाइम पे टिप्पणियाँ हुई, जिस टाइम पे विवाद हुए, उस टाइम पे बस मेरे अंदर एक सवाल था जो शायद अभी भी है। मैं कई बार खुद को समझाती हूँ कि नहीं हर्षा, सब कुछ भूल के आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, किसी ने बोल दिया तो। लेकिन कुछ सवाल ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं जब मतलब एक इमोशनल इंसान होने के नाते मेरे को ना सवाल बहुत ज़्यादा खाते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये क्यों हुआ, अच्छा, ये क्यों इसकी पूछा गया? ज़रूरत क्या थी, ये नहीं पूछना चाहिए था, या ये क्यों क्वेश्चन बोला गया, बोला गया? है हाँ। ना। अगर एक ही चीज वहां पे मौजूद 10-12 लोग कर रहे हैं, तो एक ही इंसान को आप निशाना मत बनाओ। या तो सब गलत हो सकते हैं, या तो सब सही हो सकते हैं। 9 सही और एक गलत कैसे हो सकता है? तो आपको ये लग रहा है कि ये जस्टिस नहीं हुआ, जहां पर एक तरफ से आपसे सवाल पूछे गए और बाकी कुछ थे जिनको यहाँ पर देखा भी नहीं गया, बिल्कुल, मतलब लेकिन उनको उतना मुझे highlight नहीं मुझे किया गया। ये भी लगता है कि सी, अभी मैं एक एंकर हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, ठीक है। मैं आपसे कोई स्टेटमेंट लेती हूँ, मैं उसे किसी बड़े इंसान तक, कोई भी विद्वान है, साधु संत है, उनको आपका स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ के अगर मैं बताती हूँ, ठीक है, पॉलिटिशियन वाली बात कर रही है। अगर मैं बताती हूँ तो वो मेरा बयान सुन के उसके अकॉर्डिंग वो मुझे जवाब देंगे। Okay. अगर मैं आपकी बात जो भी उनको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग वो मुझे जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि उन साधु संतों की भी उतनी गलती नहीं है जो एक दो रिपोर्टर ने ये सारी चीजें की हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। जब ये विवाद शुरू हुआ तो डेफिनेटली आपने बातचीत की होगी, और मुझे लग रहा है कि सबसे पहले आपने अगर बातचीत की होगी तो वो है अपने गुरु से, क्योंकि मन की शांति, अगर कुछ चीज़ें जो है थोड़ा विवाद चीज़ें आ रही हैं वो भी आध्यात्म से जुड़ करके, तो ऐसे में गुरुओं के पास जाते हैं। आप जब अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने क्या कहा आपको, किस तरह से कहा कि आप नहीं रहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि आप एक बार गई फिर वापस आप लौटी कि हमें नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। मैं एक्चुअली जब इमोशनल हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो गई थी, उस टाइम पे मैंने गुरुजी से भी बात की, और मैं अपने पापा से हर चीज़ शेयर करती हूँ। मेरे पापा और मेरी बॉन्डिंग ऐसी है जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स की रहती है। तो मैंने पापा से भी बात की, तो मैं तो छोड़ने को तैयार हो गई थी, मैं जाती हूँ, मेरे को इतना, अगर मेरे रहने से किसी को इतना इशू हो रहा है तो इट्स बेटर कि मैं चली जाऊँ, मैं क्यों किसी के प्रॉब्लम की वजह बनूँ। तो मेरे पापा का ये था कि तुम वहीं रहो, तुम गलत नहीं हो ना, तो तुम वहीं रहो, और जितने दिन का सोच के गई हो उतने दिन रह के आओ, क्योंकि तुम ऐसे वापस आओगी ना तो लोग और तुम्हें टारगेट करेंगे और फिर गलत समझेंगे, तो इट्स बेटर कि तुम वहीं रहो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गुरुजी से मैंने बात की, और गुरुजी से जब मैं लाइफ में पहली बार मिली थी ना, उस दिन उनको उस दिन से पता है कि मैं इमोशनल हूँ, ठीक है। तो उस दिन जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला, और उन्होंने मुझे शांत रहने के लिए बोला कि अगर कोई भी कोई प्रतिक्रिया दे रहा है तो आप शांत रहो और उनको देने दो, उनका उनके साथ, हमारा हमारे साथ, आप परेशान मत हो, आपको जैसे रहना है वैसे रहो।
तो मैं मेला क्षेत्र रही, मैं 22 दिन हूँ प्रयागराज में, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए, आई थिंक 2 या 3 दिन के लिए मैं मेला क्षेत्र से बाहर आके प्रयागराज शहर में अपने रिलेटिव्स के पास रही। और मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, तो उसका ट्रीटमेंट करवा के फिर मैं वापस कुंभ क्षेत्र में आई। कुंभ क्षेत्र। अच्छा, महाकुंभ में लोग जाते हैं आस्था, भक्ति, सुकून ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए। वहाँ हर्षा सवालों का जवाब दे रही थी। पेरेंट्स का तो जिक्र आपने कई बार किया कि पेरेंट्स ने आपको बहुत मोटिवेट किया है, सिखाया भी, और किस तरह से आपको जो है उन्होंने संभाला, फ़ोन पे संभाला, क्योंकि आपके पास वो थे नहीं, और ऐसे में किस तरह से फ़ोन पर आपसे बात करके आपको वो ढाढ़स बंधाया है कि हर्षा को वहीं रहना है, चाहे कितने भी सवालों की बौछार क्यों ना हो जाए। मुझे याद है कि एक दिन मैं बैठी हुई थी एंड मैं घर वालों से उस समय बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जो मैं मेंटली डिस्टर्ब हुई हूँ, कहीं मैं उनको लाइक अग्रेसिवली कुछ ना बोल दूँ, तो मैंने थोड़ा बात करना कम कर दिया था। तो मुझे याद है कि सडनली मेरे भाई का मैसेज आता है कि पापा तुम्हारे पास पहुँच गए, पापा से मिल लो। एंड आई वाज लाइक पापा आ गए क्योंकि मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप मत आना, लेकिन मेरे पापा ऐसे हैं, मेरा भाई भी ऐसा है कि मैं अगर मना कर रही हूँ ना कि नहीं मैं अकेले हैंडल कर लूँगी अपनी सारी प्रॉब्लम्स, तो फिर वो उस समय मुझे नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब मेरा रोने वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद सडनली मेरे पापा मुझे सरप्राइज़ देने आ गए थे। फिर वो 2-3 दिन रहे मेरे पास और उन्होंने मुझे बहुत संभाला, बहुत समझाया, मुझे गाइड भी किया सारी चीज़ें। फिर पापा चले गए थे, फिर उसके बाद मौनी अमावस्या के अराउंड मेरा भाई आया था, तो हम लोगों ने मौनी अमावस्या पे साथ में मिलके स्नान किया था। फिर भाई के जाने के बाद फिर जो तीसरा स्नान था बसंत पंचमी का, उस दिन मेरे पापा और चाचा आ गए थे। उन्होंने, किसी ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि उनको पता था कि वो बताएंगे तो मैं मना कर दूंगी, क्योंकि हमें ये लगता है दूर से आपके ऊपर नजर बस रखे हुए थे कि हाँ, आप परेशान मेरे तो नहीं हर हो रही पल हैं। की नजर रखे हुए हर पल थे। की उनके पास जानकारी थी। हाँ जी, ये फैमिली स्ट्रेंथ है राइट। जो आपको उनसे मिली है। तो हाँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो बस फिर वसंत पंचमी पे पापा और चाचा आ गए थे, तो हम लोगों ने साथ में स्नान किया। मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगी, आप लोग परेशान मत हो। और जहाँ मैं ये बोलती हूँ वहाँ उनका ये रहता है कि नहीं, हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो वो हमेशा मतलब पूरी खबर मेरी रखते हैं, मैं बात करूँ नहीं करूँ, और उसके बाद जहाँ उनको लगता है कि हाँ यहाँ इसको ज़रूरत है, वहाँ वो मुझे बिना बताए आ भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं डीपली मैं चाहती हूँ कि वो आ जाए। तो वो कनेक्शन हाँ जो है जी। वो देखने को। अच्छा हर्षा, आप जो यहाँ पर सवालों के जवाब महाकुंभ के अंदर में दे रहे थे, साथ में आपके पेरेंट्स अलग से उनको आंसर देने की जरूरत पड़ी थी। कई मीडिया वाले जो है, पत्रकार जो है, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कभी भी कहा, एक भी जैसे आपको लगा कि कहीं मैं रूडली कुछ कह ना दूं क्योंकि मैं परेशान हूं, मेंटली थोड़ा सा तो कभी ऐसा लगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको थोड़ा सा रूडली कुछ कहा हो कि तुमने क्यों चेंज कर लिया, क्या ज़रूरत थी तुम्हें जाने की महाकुंभ में, तुम उत्तराखंड में ही ठीक थी, ऋषिकेश में ही रह जाती, मतलब इतने सारे आश्रम है, मन की शांति चाहिए तो आप वहाँ ले लेती, क्या ज़रूरत है? मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा, मेरा भाई, माँ तो देखिए ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। हाँ। वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा वो इमोशनल होता है ना। तो वो उनको ये लगता है कि बेटा तुम वहाँ परेशान हो रही हो ना, तो तुम घर आ जाओ, मत वहाँ पे परेशान हो। लेकिन पापा और भैया का ये रहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई बात उठी है, कोई उंगली उठी है और तुम गलत नहीं हो, तुम्हें पता है, तुम्हारी फैमिली को पता है, तो तुम्हें उसका जवाब जब तक तुम नहीं दोगे और खुद को सही साबित नहीं करोगी, तब तक तुम वापस नहीं आओगे वहाँ से तो मेरी फैमिली इस तरह की है। उन्होंने मेरे पापा ने इनफैक्ट लाइफ में, जब मैंने एंकरिंग भी स्टार्ट की थी, और उस टाइम से मैं पापा को कभी बोलती थी ना लेट नाइट कि पापा मुझे यहाँ जाना है, आप ड्रॉप कर दीजिए, तो पापा मुझे ड्रॉप नहीं करते थे, पापा मुझे गाइड करते थे कि तुम एक काम करो, वहाँ से वो ऑटो मिल जाएगा, वो लेके जाओ, वहाँ से वो गाड़ी आ जाएगी, उससे आओ। तुम्हें खुद ये हिम्मत होनी चाहिए कि तुम लेट नाइट भी खुद ट्रैवल करके कहीं जा सकती हो। कोई अगर तुम्हें परेशान करता है, तुम में खुद हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसको जवाब दे के आओ, ताकि कल से वो इंसान अपना रास्ता बदले, ना कि उसकी वजह से तुम्हें रास्ता बदलना पड़े। तो मेरे पापा के हमेशा ये लेसन्स रहे हैं, ये उनका गाइडेंस रहा है मेरे साथ। तो मुझे लगता है इसलिए मुझे कभी भी ना कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी रुकने के लिए मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा। और ना मेरे पापा ने कभी ये बोला कि नहीं तुम तो
तो घर की बेटी हो तो तुम्हें ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। जबकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो हमारी रूट्स हैं बुंदेलखंड से, ब्राह्मण फैमिली से, तो वहाँ बेटियों को ना बहुत संभाल के रखा जाता है। और मैं तो अपनी फैमिली में हुई भी 3 पीढ़ियों के बाद थी, तो प्यार भी अच्छा, मुझे। रिश्तेदारों का रिएक्शन कैसा रहा? मतलब क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो बेटी का साथ दे रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट हर्षा के पीछे उनके पापा मम्मी भाई जो है वो सब है। जो रिलेटिव्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने हैं तो वो रिलेटिव्स होते हैं। तो आप कि इसमें भी कुछ रहा कि रिलेटिव्स ने आके कि आप बेटी को क्यों जाने दे रहे, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे देखिए में किसी ने मुझे कुछ- इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ लगी है, जितना साथ मेरे पापा मम्मी भाई ने दिया है, उतना साथ मेरी दादी, जिनके पास सडनली गांव में मीडिया पहुंच गई, तो मेरी दादी, मेरे चाचा जी वगैरह, चाची, सब बहुत खुश थे, सब बहुत सपोर्टिव थे। और सब ऐसे सबको फेस करने के लिए रेडी थे कि हमारी बेटी के लिए कुछ नहीं बोलोगे, वो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। हाँ, नो डाउट कि आपके अगर 100 रिश्तेदार हैं तो 100 के 100 कभी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ रिश्तेदार होते हैं, जैसे 100 में से ये समझिए कि 50 आपको सपोर्ट कर रहे हैं और 50 नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन जो नहीं कर रहे हैं ना 50, उनमें से भी ऐसे होते हैं कि 25 आपके मुंह पे बोलेंगे, गलत बोलेंगे, और 25 ऐसे हैं जो आपसे बोलना ही बंद कर बोलना ही देंगे। बंद कर देंगे। अच्छा, ये तो रिलेटिव्स की बात हो गई, रिश्तेदारों की बात हो गई। कुछ दोस्तों ने साथ नहीं दिया आपका, जो मीडिया में चीजें भी आई थी कि दोस्ती कह रहे थे सनातन से तो कोई कनेक्शन नहीं, और दोस्त को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, तो उनके लिए क्या ठोस आप यहाँ पर कहना चाहेंगे? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरे एक तो 2-3 ही फ्रेंड्स हैं मेरे। मैं ज़्यादा, मतलब मुझे ईश्वर ने ऐसी मेरी प्रकृति बनाई है, ऐसा मेरा नेचर बनाया है, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं मेरे, कभी नहीं रहे। स्कूल टाइम से लेके आज तक मेरे ज़्यादा दोस्त रहे ही नहीं हैं। मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो तो अभी मीडिया में आई ही नहीं है। वो आ जाते तो आपको शायद ये दिखता कि दोस्ती होती क्या है। दोस्त वो होता है ना मैम, जो अपने दोस्त के लिए दुनिया से लड़ जाए। अगर वो सही है तो लड़ जाए, अगर वो गलत है ना तो वो दुनिया के सामने लड़ जाएगा, भले ही कॉर्नर में जाके उसको 2 थप्पड़ लगाएगा कि तूने ये गलती कर दिया। तो मेरे दोस्त तो अभी तक मीडिया में आए नहीं। हाँ, जो 1-2 लोग टीआरपी के लिए, जो मैंने 1-2 वीडियोस देखे, जो लोग स्पेशली अपनी सिटी से निकल के महाकुंभ के मीडिया सेंटर पहुंचते हैं और पहले मीडिया को ये बोलते हैं कि हम उनके करीबी दोस्त हैं, और फिर मीडिया से उन्हीं की बुराई कर रहे हो, जिनका करीबी दोस्त आप बता रहे हो उन्हीं की बुराई कर रहे हो। तो ये मुझे बहुत वियर्ड लगी। और मतलब मैंने ये देखा कि ये जो महाकुंभ रहा है ना, इसने मुझे इतना कुछ सबक सिखा के भेजा है, जो शायद नॉर्मल ज़िंदगी में मैं 10 साल में नहीं सीख पाती, वो महाकुंभ के 20 दिन में सीख के मैं आई हूँ कि इंसान कितना अच्छे से अच्छा हो सकता है और कितना घटिया से घटिया हो सकता है। कि टीआरपी के लिए आप खुद फेम में आने के लिए, खुद लाइमलाइट में आने के लिए, सामने वाले के लिए आप कितना गलत बोल सकते हो। आपके भी घर में बहनें हैं, आपकी भी माँ है, आपके भी घर में फीमेल्स हैं। आप किसी दूसरी फैमिली की फीमेल के बारे में कुछ बोल रहे हो, किसी लड़की, किसी बेटी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कम से कम ये सोचो कि अगर उसकी जगह आपकी खुद की बहन होती तो क्या तब आप बोलते? क्या तब वो बातें जो आज आप बोल रहे हो वो आप किसी और के मुंह से सुनते? जिस भी इंसान ने जो 12-15 सालों से मेरे कांटेक्ट में नहीं है, वो आगे सडनली मीडिया में टीआरपी के लिए, अरे मैं तो उसका करीबी दोस्त हूँ, और फिर उसी की बुराई करो। अरे कम से कम दोस्ती का पार्ट तो पढ़ के आओ, दोस्ती क्या होती है वो जान के तो आओ। आप महाकुंभ गई थी कल्पवास में रहने के लिए, यानी कल्पवास 1 महीने का होता है करीब, आप रही 22 दिन की करीब। मैं देखिए क्या महाकुंभ सोच के में, हाँ गई थी, और जो सोच के गई थी क्या वो मिला? दोनों का जवाब दे दीजिएगा। महाकुंभ में मैं कल्पवास का सोच के नहीं गई थी, और मैं कल्पवास को जानने गई थी। जानने के जी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि कल्पवास क्या होता है, कैसे होता है, कौन उसे कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता था। तो मेरे अंदर ये सवाल था कि कल्पवास
होता क्या है, कलवासी होते कौन है, कलवासी कैसे रहते हैं, मैं हर चीज़ जानने गई थी, मैं कलवास को समझने गई थी। कभी महाकुंभ में जाने से पहले मेरे दिमाग में, कुछ दिन पहले ही मेरे दिमाग में विचार आया मैं भी कलवास करूँ क्या। फिर मैंने खुद से सोचा कि नहीं, जिस चीज़ के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है उसको मैं रख लूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाएं। या मैंने ऐसा भी सुना कि कलवास अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो आपको अगले 12 साल तक वो कंटिन्यू हर साल करना पड़ता है, और 12 साल बाद जो दूसरा महाकुंभ आएगा उसमें ही आप उसे समाप्त कर सकते हैं। तो जब तक मुझे वो चीज़ें क्लियर नहीं थी तब तक मैंने सोचा कि मैं अभी कलवास नहीं करूँगी, मैं उसके बारे में पहले पूरा ज्ञान लूँगी। तो मैं कलवासियों से महाकुंभ में मिली हूँ, मैं बहुत कुछ उनसे जाना है, सीखा है। मैं राजकोट के उनके कैंप में चली गई और मिली उनसे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे लोग थे। और जहाँ आज हम जाते हैं महाकुंभ में, तो हम जाते हैं ना, हम पूरी फैसिलिटी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। हम जाने के लिए हमारे पास गाड़ियाँ हैं, रहने के लिए अच्छे कॉटेज, कुटिया, शिविर है, सब चीज़ें। लेकिन जो असली कलवासी है, असली सही मायने में कलवास है, वो एक ऐसा कलवास होता है ना जिसमें आप एक कठोर तपस्या करते हो, जिसमें आप इतने किलोमीटर्स पैदल चल रहे हो, 30, 40, 50 किलोमीटर एक दिन में पैदल चल रहे हो। आप अपना एक टाइम खाना खा रहे हो, वो भी खुद बना के चूल्हे पे खाना खा रहे हो। आप बिना बिस्तर के सिर्फ रेत के ऊपर, या वो कुसा के ऊपर आपने गद्दा बिछा दिया और उसमें ज़मीन पे सो रहे हो, घाट किनारे, वो भी। तो मुझे लगता है कलवास एक ऐसी तपस्या है ना जो नॉर्मली मुझे अभी करने में, कलवास करने में मुझे पहले उस लायक बनना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कलवास करना। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए मैं वहाँ पर कलवास करने नहीं गई थी, उसको समझने के लिए गई थी। तो जब आप शाही रथ पर बैठ रही थी तो लगा नहीं कि पहले मुझे इन चीज़ों को समझना चाहिए फिर उस पर बैठना चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो पेशवाई, क्योंकि वो तस्वीर आज भी जो है हम सबके जहन में है, और सवाल मुझे लग रहा है वहीं से चीज़ें जो है, विवाद जो है वहीं से खड़ा हुआ था, और उसी के बाद से ऐसा लग रहा है। तो नहीं लगा था कि मैं जाते के साथ किस तरह से इसके ऊपर में मैं बैठूं और क्यों बैठूं, कहीं ऐसा ना हो मैं विवादों में आ जाऊं। क्योंकि देखिए आप जिस फील्ड से गई उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास है कि किस तरह से कंट्रोवर्सी जो है वो तुरंत इमीडिएट खड़ी हो जाती है आपके एक शब्द से, आपके एक एक्शन से। तो नहीं लगा था कि ये कुछ गलती हो गई हमसे, और उसका एक नतीजा रहा। मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई भी गलती हुई है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ देखिए, मैं किसके सानिध्य में गई थी, अपने गुरुजी के सानिध्य में। उन्होंने जैसा मुझे समझाया, जैसा बोला, मैंने वैसा किया। जब तक आप जिस भी अखाड़े की पेशवाई में जा रहे हो, जिस भी अखाड़े की तरफ से आप जा रहे हो, जब तक आपके गुरु का कोई आदेश नहीं होगा आप वो काम नहीं कर सकते हो। और मैं तो इतनी मैं कह सकती हूँ कि मैं इतनी अंधभक्त तो हूँ ना अपने गुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कि मुझे अगर कोई कुछ बोल देता है ना तो मैं उस पर सवाल नहीं करती। उन्होंने बोल दिया तो वो मतलब फिर करना है। तो जैसा मुझे रास्ता दिखाया गया, क्योंकि मैं पहली बार इसका हिस्सा बनी हूँ, पहली बार मैं गई हूँ, पहली बार मैं चीज़ें देख रही थी, जान रही थी, तो मुझे जैसा जो बोला गया, जैसा जो निर्देश दिया गया, मैंने वैसा किया। और मुझे नहीं लगता इसलिए कि मैं कहीं से भी गलत हूँ। चलिए, ये एक कहते हैं ना कि एक मैसेज जो है आप यहाँ के जरिए जो है आप लोगों तक भी पहुँचा रही हैं कि मेरी गलती थी, नहीं थी, आपने क्या समझा, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जब आपको एक तरह से, अभी भी आपको साध्वी कह रहे हैं, सनातन प्रचारी तो नहीं कहा जा रहा, साध्वी कह रहे हैं, साध्वी। हाँ, मैं कितना भी सोशल मीडिया या मीडिया से मैं कितनी भी क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी तो नहीं हूँ, लेकिन तब भी अभी मैं जहाँ भी जा रही हूँ लोग अभी भी पैर छू रहे हैं, लोग अभी भी साध्वी हर्षा के नाम से ही मुझे बुला रहे हैं। तो देखिए, अब इससे क्या है, उम्मीद बढ़ जाती है। सनातन के लिए आगे आप क्या करने वाली हैं? सनातन के लिए ही अब मैं सब करने वाली हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें प्लान की हैं, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वो सबको देखने को मिलेगी। लेकिन मेरी अब से मेरी जिंदगी, थोड़ा सा आप बताइए। मेरी जिंदगी का जो भी सफ़र है वो सिर्फ सनातन के रास्ते पे ही चल के आगे जाएगा। उसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से जोड़ना और अपनी संस्कृति को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबके सामने लाना, युवाओं को इस संस्कृति, इस धर्म का महत्व समझाना, यही मैं करना चाहती हूँ। देखिए, आपने यही तो कह दिया है, लेकिन एक और यहाँ पर जो है आपका, जो हम पास्ट लाइफ थोड़ा सा देखें तो उसमें मेरी पास्ट लाइफ में गलत क्या था, मुझे आप ये बताइए। नॉट एट ऑल, मैं गलत की बात नहीं करी, उससे जुड़ा एक सवाल पूछने जा रही हूँ मैं। उससे जुड़ा ये सवाल है कि लाइट, कैमरा, एक्शन, अब क्या इसको लेकर के आपकी कोई प्लानिंग है? देखिए, सबसे पहले तो सॉरी मैंने आपकी बात बीच में काटी, लेकिन अब जब भी कोई ये बोलता है ना
पास्ट लाइफ में पास्ट इसलिए I'm क्योंकि आपने like कहा कि कि- आप सिर्फ इसी के लिए काम हाँ। करेंगे, इसलिए मैं उसको पास्ट लाइफ एक कह के नहीं, यहाँ पर अभी ये कर रही लोगों हूँ। का ना ये बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है कि पास्ट लाइफ, मैंने पास्ट लाइफ में कुछ भी गलत नहीं किया। कोई एक इंसान ये दिखा बता नहीं सकता, सिर्फ मेरी वेस्टर्न ड्रेसेस के वीडियो वायरल करके उस पे लिखे अरे साध्वी हर्षा जी पहले ऐसे रूप में थी। साध्वी हर्षा जी पहले साध्वी नहीं थी और अभी भी साध्वी नहीं है। तो अभी भी मैं जीन्स टॉप पहन के निकल सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या पहनना ये मेरी चॉइस है, राइट। तो आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें रहेंगी वो अध्यात्म के लिए रहेंगी, धर्म के लिए रहेंगी। तब भी मैं धर्म के लिए सोचती थी, लेकिन अब मैं धर्म के लिए समर्पित तो हो चुकी हूँ। तो वो जो मेरा प्रोफेशन है Fully, वो मैंने 100%। छोड़ दिया है। यानी अब लाइट कैमरा एक्शन के लिए कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में। आपने दुखी किया है अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको, अगर वो जब आपको एंकर और एज ए ये देखते थे इन्फ्लुएंसर के तौर पे और आपकी कई बातों को वो कहीं ना कहीं फॉलो किया करते थे, तो मुझे लग रहा है देखिए, आपने दुखी कर दिया एक क्या? इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो सोसाइटी को, जो युवाओं को, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब वो इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लोगों को, व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि मैं धर्म कंटेंट के में तो लिए, बदलाव हो गया ना। तो कंटेंट में Content में बदलाव तो बदलाव 2 है। साल से चल रहा था मैम। कंटेंट में बदलाव है आप 2 साल से वो तो बदलाव अब पूरा चल रहा था। कंटेंट जो है वो आपके आध्यात्म को हाँ लेकर के, जी। सनातन को लेकर के जो है वो रहने वाला हाँ है। अब जी। आखिरी क्वेश्चन मैं चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, महाकुंभ में जो भी गया है उसे कोई ना कोई बड़ा एक ऑफर मिला है। आप समझ रही होंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आपको भी क्या कोई ऐसा ऑफर मिला है, और अगर ऐसा कोई ऑफर अप्रोच कोई करता है तो आगे आपका क्या रिएक्शन है उसके लिए? मुझे अभी तक हाँ है, काफी ना है। जगहों से कुछ ऑफर्स आए हैं Okay. जिनके लिए मैंने मना कर दिया है, क्लियर मना किया था। जब मैं महाकुंभ में भी थी तब भी ऑफर्स आए थे, तो मैंने अभी फिलहाल मना किया हुआ है। आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अभी सबको क्लियर मना किया हुआ है। अभी मना कर दिया हाँ जी। आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा रिछारिया हमारे साथ यहाँ पर ये तमाम बातचीत करने के लिए, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। और उम्मीद है कि आप आध्यात्म में और सनातन में कुछ अच्छा करेंगी, आगे की आपकी प्लानिंग जो है अच्छी रहेगी। इसके लिए आने वाले दिनों के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और बहुत-बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।